नमस्कार। अब हम अपने आज के इस लेक्चर में हम पूरे अध्याय का सारांश हम देखेंगे। आज ये हमारा इस अध्याय का लास्ट लेक्चर होगा। तो इसमें हम अध्याय और इसके साथ ही इस अध्याय को इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपके डैशबोर्ड में आप क्विज दे सकते हैं। और इस जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं उसके इंटरफेस के नीचे भी क्विज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से पहले पूरा रिवाइज करें, पूरा अच्छे से देखें, फिर अपने आप को क्विज का अटेम्प्ट करें और देखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हुई है और उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करें। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम पूरे जो संक्षेप में जो हमने क्या पढ़ा उसके बारे में जो प्रमुख बिंदु हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे। और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आपका एग्ज़ाम पास आता है। तो ये जो की पॉइंट्स होते हैं, अगर आप खुद अपने भी ऐसे की पॉइंट्स अब जब आप पढ़ें आप बनाएं, क्योंकि आप एग्ज़ाम के समय में सारा पढ़ना आप संभव नहीं होता है। तो जो की पॉइंट्स इस समय आप पढ़े होते हैं उसे रिवाइज करके और अच्छा बेहतर कॉन्सेप्ट बना सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यह जरूर ध्यान दें। तो चलिए देखते हैं अपने अध्याय के सारांश को और उसके क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा विद्युत आवेश के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा था कि ये दो प्रकार का होता है, पहला धनात्मक और ऋणात्मक। और तो दो प्रकार के समान प्रकार के जो आवेश हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण। हमने ये भी देखा कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो रहा होता है ऋणात्मक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और कितना होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इसी प्रकार प्रोटॉन पे इक्वल बट अपोजिट चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये तो हो गया विद्युत के आवेश के बारे में। हमने ये भी देखा विद्युत चालक और विद्युत रोधी के बारे में। विद्युत चालक क्या है, जो विद्युत प्रवाह अपने अंदर से होने देते हैं। और दूसरा प्रकार क्या है, विद्युत रोधी। ये विद्युत प्रवाह अपने यहाँ अंदर से होने आसानी से नहीं होने देते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत प्रवाह का प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध सब करते हैं बट किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो विद्युत रोधी सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इसके अलावा हमने एक तीसरा प्रकार भी देखा था जिसे हमने कहा था अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, जिनकी चालकता क्या होती है, विद्युत चालक से ज़्यादा और विद्युत रोधी से कम, और लेस देन विद्युत चालक। हमने आवेश के कुछ मूल गुण भी देखे थे, जिसमें क्या था, पहला ये जता का नियम। जैसे कोई बहुत सारा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, तो जो टोटल चार्ज होगा वो उसे हम स्केलर अदिश राशि के रूप में हम पूरा जोड़ सकते हैं, राइट। दूसरा हमने क्या देखा था, आवेश की जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो टोटल आवेश होगा Q वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होगा अपना बेस चार्ज इलेक्ट्रॉन का, जो E है वो हमारा कितना था 1.6 × 10⁻19, और जो ये है वो हमारा इंटीजर का मतलब पूर्णांक, ठीक है। और हमारा तीसरा गुण था आवेश का संरक्षण। आवेश क्या होता है, संरक्षित रहती है। मतलब आप आवेश को ना तो उत्पन्न करते हैं ना डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आप एक से दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, जैसे हम रगड़ते हैं फर पे या प्लास्टिक रॉड को ग्लास रॉड से या सिल्क क्लॉथ पे, तो कैसे ट्रांसफ़र होता है। और हमेशा ये युग्म रूप में क्रिएट होते हैं। जब हमारा पॉजिटिव क्रिएट होगा तो हमारा हमेशा नेगेटिव क्रिएट होता है। फिर हमने कूलाम्ब का नियम भी देखा था। कूलाम्ब का नियम हमारा क्या, मात्रात्मक रूप प्रोवाइड करता है दो आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है। तो किस प्रकार का होता है,
जो फोर्स है दो आवेशों के बीच में, मान लीजिए कोई बल Q1 है और ये Q2 है, तो जो Q1 से Q2 पे जो बल लगेगा या Q2 से Q1 पे जो बल होगा वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की जो दूरी है उसके, और उनके जो प्रोडक्ट है चार्ज का उनके मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमारा एक जो वेक्टर फॉर्म में जो हमने एक्सप्रेशन देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R का मॉड, जो वेक्टर है हमारा ये R, वेक्टर R का जो मॉड होगा वो क्या होता है, वेक्टर R डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ R, राइट। सो ये हमारा जो है मैग्नीट्यूड पार्ट है, और जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, R कैप। तो ये हमारा R कैप का जो डिफिनीशन है, R कैप यूनिट वेक्टर, वेक्टर R डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R, जो मॉड क्या बोलते हैं इसको, जो मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है। जहाँ पे हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 10⁹ × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जहाँ पे हमने एप्सिलॉन 0 को क्या बोला था, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है 8.85419 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमने इन पे अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में भी देखा था। अध्यारोपण सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2, राइट, तो जो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जो अगर Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स है या Q2 जो फोर्स है, अगर यहाँ पे कोई अन्य चार्ज Q3 Q4 हो उनसे प्रभावित नहीं होगा, इनके बीच का जो फोर्स होगा एक इंडिविजुअल चार्ज पे कैलकुलेट होगा, और जो टोटल फोर्स होगा इस पे और डिफरेंट चार्जेस के कारण उनका जो वेक्टर सम होगा जो वेक्टर सम होगा उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा टोटल फोर्स होगा F, वो वेक्टर सम होगा चार्ज Q1 के कारण, अगर F1 है, F2 है, F3 है, तो इसका सबका वेक्टर सम हम ले सकते हैं। तो यही अध्यारोपण सिद्धांत है कि जो अन्य तीसरा चार्ज है उसकी वजह से दो चार्जों के बीच में जो बल है वो उस पर प्रभाव नहीं होगा। हम इंडिविजुअली जो किसी चार्ज द्वारा किसी चार्ज पे इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा जो फोर्स होगा वो उन्हें कैलकुलेट करके उनका वेक्टर सम हम ले सकते हैं। फिर हमने संतत आवेश वितरण के संदर्भ में भी देखा था, तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था, विद्युत क्षेत्र के बारे में बात था। देखिए उसे हम फोर्स के बारे में भी कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई वायर है, तार है जो ना आवेशित है ऐसे, और इसमें कोई इसका एलिमेंट है जो लेंथ है इसका, अगर मान लीजिए ये इसका लेंथ जो है वो dl है, और जो इसका जो रैखिक आवेश घनत्व है वो लैम्डा है, अगर तो जो टोटल चार्ज इस एलिमेंट का होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं dq, और वो हमारा होगा लैम्डा dl के बराबर, राइट। और इसके कारण कोई यहाँ पे कोई बिंदु P है जिसके कारण यहाँ पे अगर हम इसको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज Q0 है, तो इस पे जो फोर्स होगा उसे हम कैसे देंगे, इस एलिमेंट के कारण। लेट्स से वो अगर df है तो हमारा होगा df वेक्टर के फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपना dq अपान ये जो हमारा वेक्टर है r, राइट, ये जो हमारा वेक्टर दे रहे हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर r का वो, और जो डायरेक्शन होगा रेडियली होगा, और अगर q निगेटिव है, dq निगेटिव है तो टुवर्ड्स दैट इनवर्ड होगा, और अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा। तो इस स्थिति में अगर हमको टोटल फोर्स निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे लेंथ के अलॉन्ग इसे इंटीग्रेट कर दें, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये अपना टेस्ट चार्ज Q0 अगर बाहर आ गया क्योंकि वो कांस्टेंट है यहाँ पे, और लैम्डा dl अपान वेक्टर जो ये है इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये यहाँ पे ये स्क्वायर है, और डायरेक्शन है r कैप। तो यह तो हो गया हमारा फोर्स। जो हमारा जो फोर्स है वो किसके कंडीशन में है, ये हमारा है रैखिक आवेश वितरण में, राइट। इसी प्रकार अगर हमारा दूसरा केस ले सकते हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं ये पृष्ठ आवेश वितरण के केस में, राइट। इस केस में मान लीजिए आपका कोई सरफेस है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसमें आप कोई एक एरिया एलिमेंट ले सकते हैं, मान लीजिए जो ds है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा हो, तो इस केस में जो हमारा चार्ज होगा
डी क्यू कितना होगा, वो होगा सिग्मा इंटू द एरिया डी एस, राइट। और इसके कारण किसी बिंदु पर यहाँ पे अगर हमको फोर्स ज्ञात करना, कोई टेस्ट चार्ज है तो कितना होगा, तो इस एरिया एलिमेंट में जो टोटल चार्ज होगा इसके कारण जो ना यहाँ पे इस क्यू जीरो पे जो फोर्स होगा उससे अगर हम देना है तो हमें डी एफ इस प्रकार लिख सकते हैं। और उससे अगर हम देना होगा तो हम क्या करेंगे, क्यू जीरो अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और यहाँ पे हमारा डी क्यू अपान द मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर और ये भी आर कैप, राइट। तो यहाँ पे जो डी क्यू होगा और टोटल फोर्स होगा तो सच एरिया के जो हम जनरली उसमें देखा था अपने पिछले लेक्चर में समेसन लिया था हमने, बट आप अगर हमारा जो डी एस टेंडिंग टू अगर जीरो बहुत ही छोटा एलिमेंट में है तो हमारा जो एफ होगा उसे हम इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा लिख सकते हैं क्यू जीरो अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और इंटीग्रेशन सरफेस के एलान और ये अपना हो गया सिग्मा डी एस अपान वेक्टर आर का स्क्वायर आर कैप, राइट। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा सरफेस के केस में। इसी प्रकार हमारा तीसरा केस ले सकते हैं जहाँ पे हम आयतन आवेश वितरण के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। तो जो आयतन आवेश वितरण का जो कंडीशन है यहाँ पे आपका मान लीजिए कोई आप आयतन फॉर एग्जांपल ले लीजिए जो आवेशित है यूनिफॉर्मली, राइट, ये प्लस 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 सब चार्ज है। तो इसमें भी आप एक छोटा सा एलिमेंट एरिया का ले सकते हैं, इसका कंपोनेंट लेट्स सी इसका जो डीवी है और इसका जो आवेश घनत्व है वो इसके वॉल्यूम में वो हमारा रो है। तो इस केस में जो डी क्यू होगा वो कितना होगा, उसे हम ले सकते हैं रो इंटू डी वी एरिया एलिमेंट। तो इस केस में सिमिलरली जैसे हमने कहा कि इस एलिमेंट से किसी बिंदु पी पे अगर हमको फोर्स टेस्ट चार्ज क्यू जीरो है तो फोर्स निकालना है, तो इसके कारण फोर्स हम कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट के कारण। और फिर इसे अगर डी वी टेंडिंग टू जीरो है तो हम उसे इंटीग्रल का फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हमारा जो फोर्स होगा वो हमको अगर लिखना होगा तो हम किसे लिखेंगे, क्यू जीरो अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा रो डी वी अपान वेक्टर आर का जो स्क्वायर है आर कैप, राइट। सो ये तो हो गया हमारा एक्सप्रेशन वॉल्यूम जो आयतन आवेश घनत्व दिया और उसके केस में जो फोर्स होगा। इसी प्रकार हमने ना फोर्स से कैसे आपने देखा था कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन किया था, जहाँ पे हमारा जो विद्युत क्षेत्र को जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है जो मान लीजिए वो टेस्ट चार्ज है और ऐसा जो हमारा जो क्यू जीरो है वो इन्फाइनेटली टेंडिंग टू जीरो बहुत ही सूक्ष्म चार्ज है, क्योंकि वो जो हमारा मेन चार्ज है उसे प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए क्यू है और इसके कारण कोई टेस्ट चार्ज क्यू जीरो है तो जो यहाँ पे बल लगेगा क्यू जीरो के कारण क्यू वन को इसके डिस्प्लेसमेंट ना करे इस प्रकार का होना चाहिए, इतना सूक्ष्म होना चाहिए जो और जो इनके बीच की दूरी है वो काफ़ी है आर है अगर रेट से। तो इस दशा में जो बल लगेगा कूलाम बल लगेगा इस यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो हमारा टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश है तो उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन करते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चरों में देखा होगा। अगर आप रिकॉल करें तो आप देख सकते हैं। तो उस स्थिति में अगर हम ऊपर के तीनों केसेज को देखें जैसा कि हमने ऊपर देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्यू जीरो से डिवाइड कर दे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो अगर हम चलिए उसे यहाँ पे एक समरी फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा रैखिक आवेश वितरण था, यहाँ पे हमारा जो पृष्ठ था पृष्ठ आवेश रैखिक आवेश और यहाँ पे आता हमारा आयतन आवेश, राइट। ये वितरण जो हमारा 3 प्रकार का दिखा था। तो इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अब क्या क्यू जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो लाइन इंटीग्रल लैम्डा डी एल अपान वेक्टर का आर स्क्वायर आर कैप, राइट। इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे दिया जाएगा, क्यू जीरो से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे सरफेस रो डी एस अपान वेक्टर आर का स्क्वायर आर कैप। और इस केस में जो हमारा वॉल्यूम के केस में अगर रो है यहाँ पे ये सिग्मा है, अगर ये रो है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो वॉल्यूम रो डी वी अपान
वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर आर कैप, राइट। सो ये होगा कि सारे केस में क्यू 0 से डिवाइड हो गया और ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया हमारा ये तीनों केसेज में। ये तो हमारा कंटीन्यूअस चार्ज के केस में हो गया। और अगर हमारा अगर डिस्क्रीट के केस में अगर हम देखें तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। ये है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान जो वेक्टर है आर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर आर कैप, राइट। अगर हमारा जो चार्ज है ये क्यू है और यहाँ से अगर आर दूरी वेक्टर आर दूरी पे जो हमारा पॉइंट पी है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टिमेट करना है, राइट। तो ये हमारा पॉइंट चार्ज के केस में हमारा मैग्नीट्यूड होगा। तो आप देख सकते हैं जो ई है वो हमारा प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। जो आर का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे अगर देखें तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। और सिमिलरली जैसा कि हमने देखा फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी जो हमारा किसी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ई है पी है तो डिफरेंट चार्जेज हैं। मान लीजिए यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4, राइट। ये जो सारे चार्जेज इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका हम ना जैसे कि हम चार्ज में सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं उससे इसमें भी तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वेक्टर सम होगा डिफरेंट चार्जर के कारण उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी पढ़ा जिसे हम विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, राइट। तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं हमारा जो हमारे होती हैं ये जो एक चित्रात्मक प्रतिकरण है विद्युत क्षेत्र का। किसी आवेश या आवेश समूह के कारण, राइट। हमने भी देखा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो इसके जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगे वो इसके आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली जो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी वो रेडियली इनवर्ड होंगी। और अगर कोई दो चार्ज हैं प्लस क्यू समान प्रकार की प्लस क्यू तो इनके बीच की जो बल रेखाएं होंगी वो ऐसे प्रतिकर्षण का निरूपण करेंगी जैसे बल रेखाएं एक दूसरे को दूर कर रही हैं। जो डेंसिटी होगी उनकी नियर में कम होगी एक दूसरे पर और ये प्रतिकर्षण को इंगित करती हैं। और ये ध्यान दें कि जो पॉजिटिव से जो चार्ज होगा वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, right. Similarly, if there are two opposite charges, let's say one is plus q and the other one is minus q, so it will be like starting from positive charge it will be going towards negative, something like this. And always remember towards the negative it will be towards inward and for positive it will be outward, right. So this kind of pictorial representation you can have for two opposite charges for the field line। जो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो इस प्रकार की दिखेंगी। अब चलिए हम जो विद्युत द्विध्रुव के बारे में देखते हैं। तो विद्युत जो चार्ज है मान लीजिए एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है और ये एक दूसरे से ना एक स्मॉल डिस्टेंस दूरी से ये मान लीजिए 2a से सेपरेटेड है। तो इस युग्म को ही हम विद्युत द्विध्रुव करते हैं और जो प्रोडक्ट होता है इसे हम वेक्टर p से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, जो एक चार्ज और उनके बीच की जो दूरी हो उनके बराबर होगा। जो डायरेक्शन होगा पी कैप, जो पी कैप जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से होता है, माइनस क्यू की तरफ से प्लस क्यू की तरफ। तो ये जो पी कैप का डायरेक्शन होगा माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब चलिए देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा विद्युत क्षेत्र है तो इसके दो हो सकते हैं कंडीशन। विद्युत क्षेत्र जो हमारा एक अच्छी स्थिति में तो अच्छी स्थिति का मतलब अगर आपका कोई डायपोल है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, राइट, ये 2a डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड है तो और यहाँ पे कोई अच्छी स्थिति है मतलब इसके जो एक्सिस के अलावा कोई पॉइंट है ये p है। मान लीजिए इसका जो सेंटर ये है, यहाँ से इसकी जो दूरी है वो r है
और यहाँ से इस पॉइंट से इसकी दूरी क्या होगी, ये यहाँ से ये दूरी क्या होगी, ये सेंटर है तो ये ए होगा, राइट। तो इस स्थिति में जैसा कि हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अच्छी स्थिति में उसे हम ई अच्छी है मान लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं ई अच्छी है जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू वेक्टर पी आर, और ये हमारा होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, जो हमारा ध्रुव का जो डायरेक्शन होगा -2p + p जैसा कि वो चार्ज हो। और अगर जो हमारा जो आर है वो बहुत ही बड़ा है ए से, तो उस केस में हमारा जो ई अक्षीय है वो ना क्या हो जाता है, वो जब मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम इसकी, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू जो मैग्नीट्यूड होगा इसका पी का द्विध्रुवाघूर्ण का आर क्यूब, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपोर्शनलिटी है जो मैग्नीट्यूड का वो 1/r क्यूब हो जाता है। मतलब अगर आर और ई के बीच में अगर हम क्राफ्ट करें तो ये हमारा और स्टीपर कर्व आ जाएगा, हमारा जो हाइपरबोला होगा वो हमारा और स्टीपर कर्व बनाएगा, राइट। इसी प्रकार अगर हम विषुवत रेखा पे बात करते हैं, जो केस बी है, विषुवत स्थिति में जो डायपोल का है कैसा है वो, जैसे मान लीजिए आपका अगेन -q है, ये +q है, और ये अगर सेंटर है यहाँ पे कोई पॉइंट p है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ना टूवर्ड्स नेगेटिव, और यहाँ पे जो ये होगा पॉजिटिव, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, राइट। और इसे अगर हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो x कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, y कंपोनेंट हमारे जो होंगे इसके, ये मान लीजिए E1 है, ये E2 है, तो उसके ब्रेक हो जाएंगे और टोटल जो होगा हमारा x कंपोनेंट काउंट होगा, जैसा कि हमने देखा। तो इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम विषुवत के केस में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में जो हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो हमारा डायपोल का डायरेक्शन ये है, राइट। तो इसके अपोजिट में होगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमने एक्सप्रेशन देखा था। और इस केस में अगेन अगर हमारा आर जो ए है जो है वो बहुत छोटा है आर से, तो उस केस में जो हमारा जो विषुवत केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मैग्नीट्यूड है तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव से बात नहीं करते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं और आर क्यूब हो जाएगा, राइट। तो इस केस में अगर एक रिलेशन देखें तो जो मैग्नीट्यूड है हमारा अच्छी स्थिति में और जो मैग्नीट्यूड है हमारा विषुवत के केस में, उनका जो रेशियो होगा वो होगा ट्वाइस, 2 होगा, राइट। चलिए अब देखते हैं बल आघूर्ण, इनके कारण हम टॉर्क भी बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समथिंग लाइक दिस, राइट। इसमें अगर आपका डायपोल है, ये -q है, ये +q है, राइट। तो यहाँ पे जो इसका एंगल है ये यहाँ से अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा p, ये हो गया, राइट। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा यहाँ पे -QE, और यहाँ पे जो फोर्स होगा QE एक पोजीशन पे नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा एक टार्क जनरेट होगा, राइट। और जो टार्क होगा वो हमारा कैसे दिया जाएगा, टाउ इक्वल टू जो क्रॉस प्रोडक्ट है P क्रॉस E, राइट। और जो हमारा प्लेन ऑफ पेपर है जो पृष्ठ के बाहर की तरफ आता हुआ जो डायरेक्शन होगा वो होगा जैसा कि हमने कर्ल प्रोडक्ट में हम देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और गॉस लॉ के बारे में देखते हैं। जो हमारा गॉस नियम है क्या है, बंद पृष्ठ के लिए है, बंद सतह के लिए अगर कोई एनक्लोज सरफेस है जिसमें कोई जो टोटल चार्ज है टी लेट से क्यू एनक्लोज्ड है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा उसके क्यू एनक्लोज्ड के 1/ε टाइम होगा, तो यह क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये हमारा जो गॉस नियम है बहुत ही उपयोगी होता है जब हमारा कोई सममिति होती है, सिमेट्री होती है, और बहुत सारे समय में हमारा बहुत अच्छे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स कैलकुलेट में बहुत मदद करता है। तो चलिए इसके केस में हमने 3 केसेज देख रखे हैं। जैसे कि पहला केस था हमारा
और ये 3 केसेज हम यहाँ पे बनाते हैं, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। तो पहला केस में हमने देखा था जो पतला अनंत लंबाई का सीधा तार है। दूसरा हमने देखा था जिसका रैखिक आवेश घनत्व हमारा लैम्डा था। और दूसरा हमारा था पतला अनंत समतल चादर, राइट। और यहाँ पे हमारा जो पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा था। और तीसरा हमारा था पतला गोलीय खोल, स्फेरिकल शीट, राइट, जहाँ पे हमारा जो पृष्ठ आवेश घनत्व तो शीट का था वो सिग्मा था, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा अनंत लंबाई का वायर है और यहाँ पे हमारा समतल चादर है जो अनंत लंबाई का है, और यहाँ पे हमारा गोलीय खोल है, शीट है, राइट। तो इन 3 केसेज में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। तो जो हमारा इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना आया था, जो रैखिक आवेश घनत्व है डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, और जो नॉर्मल सतह है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट। इस अनंत लंबाई का जो समतल चादर था जहाँ पे हमने गॉस लॉ का उपयोग करके कैलकुलेट किया था, वो हमारा जो पृष्ठ आवेश घनत्व था डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0, राइट। और अगेन यहाँ पे जो सरफेस के लंबवत होगा। और हमारा जो पतला गोली खोल के केस में हमारा क्या था, जो जैसे कि अगर हमारा जो ये अगर जो इसकी त्रिज्या r है तो अगर 2 केसेज हैं, एक है इसके अंदर और एक होता है इसके बाहर। तो अगर हमारा जो r है लेस देन r है तो उस केस में जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, 0 था, क्योंकि जो टोटल एनक्लोज्ड चार्ज है वो क्या है, 0 है। और जब हमारा r ग्रेटर देन r था आउटसाइड में, तो ये हमारा कैसा आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r स्क्वायर r कैप। जैसे कि टोटल चार्ज जो है स्पेस शीट का उसके सेंटर पे एकत्रित हुआ, राइट, जैसा कि हमने पॉइंट चार्ज के केस में देखा था। तो ये तो हो गया 3 डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। और एक और केस हम देखते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं एक जो हमारा जो समान रूप से आवेशित गोला है, मान लीजिए ये प्लस है, जो पूरे वॉल्यूम में, पूरे आयतन में इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो टोटल चार्ज है इस सतह पे हमारा लेट से क्यू है, राइट। तो इस केस में हमारा अगर हम फाइंड आउट करें जो हमारा आवेश घनत्व होगा, आयतन आवेश घनत्व हम निकालेंगे, तो हमारा क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाई जो वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कितना है, अगर इसका रेडियस r है तो 4/3 पाई r क्यूब, राइट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि कैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना पोजीशन के हिसाब से वैरी होगा। तो मान लीजिए हमारा पोजीशन है ये इस डायरेक्शन में, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, राइट। तो यहाँ पे ये जैसा कि हमने कहा ये डिस्टेंस r है, राइट, और ये हमारा, तो हम 2 गोला बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ से चालू करते हैं, राइट, यहाँ पे हमारा पोजीशन है ये r, राइट। तो इस केस में ना मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में पता करना है और आउटसाइड में, तो एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे चुन लीजिए ऐसे, और हमारा टोटल फ्लक्स इसके थ्रू कितना होगा, फाई। तो इस सतह में जो होगा फाई होगा वो हमारा होगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मान लीजिए वो E है, राइट। इसे हमें अभी फाइंड आउट करना है। और ये टोटल एनक्लोज चार्ज इस वॉल्यूम में क्या होगा, कितना होगा, तो ये होगा हमारा जो Q होगा यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब, अगर r रेडियस है इसका, और इंटू वॉल्यूम रो, राइट। तो अगर हम गॉस लॉ लगाएं फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो हमारा क्या मिलेगा, 4 पाई r स्क्वायर E इक्वल टू क्यू है 4/3 r क्यू रो अपान एप्सिलॉन 0, राइट। तो अगर हमको E फाइंड आउट करना है तो E हो जाएगा हमारा, अगर मैग्नीट्यूड की हम अभी बात करते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन हमारा रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड डिपेंड करता है टोटल चार्ज पे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस केस में जो हमारा ये आएगा तो हम लिख सकते हैं इसको, हमारा 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, r क्यूब से ये r क्यूब ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आएगा E इक्वल टू 1/3 एप्सिलॉन 0 रो r, राइट। तो अगर इसे
अगर हम रो का जो वैल्यू है यहाँ से अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/3 एप्सिलॉन 0 इंटू रो कितना है हमारा Q/4/3 पाई आर क्यूब, राइट, आर। ओके, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो ई का मैग्नीट्यूड का आएगा वो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QR/r³, राइट। ये एक्सप्रेशन आया हमारा जब r लेस देन r है। तो इस केस में देखिए कि जो जो डिस्टेंस है ना r, इसके केस में जो ना r के लीनियरली वेरी हो रहा है, राइट, और मैक्सिमम हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे वैल्यू आके यहाँ पे हमारा जो e होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहाँ पे ये जो वैल्यू है e कैसे वेरी कर रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QR/r³, राइट। और जो आउटसाइड है, आउटसाइड में जो हमारा टोटल चार्ज होगा, जैसे कि ये सेंटर पे हो और ये हमारा 1/r² फॉलो करेगा, तो यहाँ केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा दिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट, Q टोटल चार्ज अपॉन r²। ओके, और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड, जैसे कि आप हम देख सकते हैं। तो ये होगा बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल। मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप चार्ज डिवीजन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उनकी इंटेंसिटी है उसका कर्व बना सकते हैं। बहुत सारा कंपटीशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो उनका कर्व होगा कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे केसेस में। तो ये तो रहा पूरे अध्याय का सारांश। उम्मीद है कि आपको संक्षिप्त विवरण समझ में आएगा। आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, अपने की नोट्स जरूर बनाएं। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही उपयोगी होता है परीक्षाओं के समय में, और जो फार्मूलेज हैं, जो की पॉइंट्स है, अगर आप याद रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ऐसे हम अगले हर चैप्टर में देखेंगे। और निश्चित रूप से अब आप चूँकि पूरा अध्याय पढ़ चुके हैं, और अब आप क्विज जो आपके डैशबोर्ड में या इस जहाँ से वीडियो देख रहे हैं उसके लिंक में नीचे दिया हुआ है अपने वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पे, तो वहाँ से उसको क्लिक करके आप देखें, अपने प्रिपरेशन को चेक करें, कैसे आप कितना परफॉर्म करते हैं, कैसा आपका परफॉर्मेंस है। आप क्विज को मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, और हर क्विज में आपको रैंडम क्वेश्चन आएंगे, और इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। उस हिसाब से अपने प्रिपेयर को और मजबूत करें। तो ये तरह हमारा पहला चैप्टर का लास्ट लेक्चर। अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम अगला पाठ प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।